फैक्टर्स on which resistance of a conductor depends. वो फैक्टर्स जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, किसका? किसी कंडक्टर का। तो हम एक कंडक्टर ड्रॉ करते हैं, एक वायर लेते हैं, इसके दो पॉइंट्स बनाते हैं ए और बी, और इसी वायर को थोड़ा सा बड़ा करके बना देते हैं। इसी वायर को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके बना दिया है ना, थोड़ा सा मोटा नहीं करा, बड़ा करा। अब वो बड़ा लेंथ वाइज भी होगा, पर मैं पेज में दिखा नहीं पाऊंगा। तो इस टॉपिक को समझने के लिए पहले समझते हैं कि रेजिस्टेंस मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है। रेजिस्टेंस एक्चुअल में मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है। हमको ये तो पता है मोटा मोटी, मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये तो पता है कि रेजिस्टेंस अपोजेस करंट फ्लो, ये लिख सकते हैं आप, रेजिस्टेंस अपोजेस करंट फ्लो, वी नो दिस थिंग। बट रेजिस्टेंस मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। आपका जो कंडक्टर है ये कोई मेटल का होगा। मेटल का सॉलिड, आप जानते होंगे मेटल के सॉलिड्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, या कोई सा भी सॉलिड आप जानते हैं कि उन सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम रहता है। ये सॉलिड्स के मैंने थोड़े से पार्टिकल्स बनाए। अब अच्छे से जानते हैं कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ही कम रहता है। ये सॉलिड्स के मैंने पार्टिकल्स बना दिए। अब सपोज ए हायर पोटेंशियल पे है और बी लोअर पोटेंशियल पे है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड होता है। सॉरी, सपोज ए लोअर पोटेंशियल पे है और बी हायर पोटेंशियल पे है, करंट का फ्लो इस साइड होगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट के फ्लो से अपोजिट रहता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट के फ्लो से अपोजिट रहता है, तो इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, करंट हमेशा हायर से लोअर जाता है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? जैसे ही इलेक्ट्रॉन एंटर होगा किसी पार्टिकल से टकराएगा और वापस कोलिजन के कारण वापस आ जाएगा, थोड़ी सी दूसरी डायरेक्शन में, पर वापस आ जाएगा। फिर किसी पार्टिकल से टकराएगा और क्योंकि वो हायर पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा है तो थोड़ा हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, पर बहुत सारे कोलिजन्स के बाद। समझ लो, ये जो मैं थोड़ा सा शाबी बन गया, बट ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है आपके। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन बहुत सारे कोलिजन्स के बाद होता है। बहुत सारे कोलिजन्स के बाद होता है, बहुत सारे कोलिजन्स के बाद। तो ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका कंडक्टर जितना लंबा होगा, उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे इलेक्ट्रॉन के। जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे इलेक्ट्रॉन के, उतनी उसकी मुश्किल ट्रैवल करने में। तो अगर लेंथ बढ़ाते हैं कंडक्टर की, द फर्स्ट फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंडेंस लेंथ, अगर लेंथ बढ़ाते हैं कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। दूसरी बात, एरिया। अगर मैं कंडक्टर को ज्यादा थिक लेता हूं, तो क्या होगा? इसमें जो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट के लिए जगह मिलेगी वो थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। तो रेजिस्टेंस एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया बढ़ाते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो रेजिस्टेंस कम होते जाता है।
और एक तीसरी चीज होती है रेजिस्टिविटी, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर ये समझ में नहीं आया है तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। इमेजिन कीजिए कि आप आपके शहर की बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड रोड पे, बहुत ही ज़्यादा बिजी रोड पे, जहाँ पे सब पेडेस्ट्रियंस हैं, वहाँ पे मूव कर रहे हैं। सब पेडेस्ट्रियंस हैं और बहुत ज़्यादा रश है ना। कोई शॉपिंग स्ट्रीट हो या ऐसा कुछ, वहाँ पे आपको पता है कि कितना रश रहता है। और आपको वहाँ पे भाग के, सपोज आपका कोई पर्स लेके चले गया, तो आपको भाग के उसको ट्रैवल करना है। जब आप भाग के ट्रैवल करेंगे तो ऑब्वियसली कोलिजन्स होंगे बहुत सारे, आप बार बार टकराएंगे लोगों से। तो जितनी लंबी रोड रहेगी, जितनी लंबी रोड रहेगी, लेंथ जितनी लंबी रोड रहेगी, उतना ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको दूसरी साइड पहुंचने में रोड के। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी होता है। दूसरी बात, अगर ये रोड जितनी है, गवर्नमेंट उसको बड़ी कर दे, चौड़ी कर दे, है ना। आपने देखा होगा गवर्नमेंट कुछ कुछ प्लान्स लाती रहती है जिससे रोड्स वाइडर हो जाती है। शॉप्स होती है तो उनसे जगह ले लेती है, उनको कंपनसेशन देती है, पर उनसे जगह ले लेती है। घर होते हैं तो उनसे जगह ले लेती है और रोड को वाइडर कर देती है, चौड़ी कर देती है। अगर सेम चीज आपको एक चौड़ी रोड में करना हो, उसमें भी उसमें भी बिजी रोड है, वो भी बिजी रोड है, इतनी चौड़ी रोड हो गई, अब इतनी वाइड रोड हो गई, पर कंपैरेटिवली उसमें मूव करना इजी होगा। और कंपैरेटिवली उसमें मूव करना इजी होगा। तो आपको कॉपी में लिखना चाहिए कि फर्स्ट फैक्टर जिस पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है लेंथ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा फैक्टर जिस पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेजिस्टेंस हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे इन्वर्सली डिपेंड करता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? आपने कोई भी पाइप देखा हो या कोई भी वायर देखा हो, वो एक सिलेंडर के फॉर्म का होता है, जनरली सिलेंडर के फॉर्म का होता है। सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एक सर्कल होता है। मतलब सिलेंडर को कहीं से कट करके या कोने से देखा जाए, एज से देखा जाए सामने लाके, तो वो एक सर्कुलर चीज दिखती है। दैट इज इट्स क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। और जनरली जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें सर्कुलर चीज लेंगे जनरली। कभी रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन होगा, कभी स्क्वायर होगा, बट 99% क्वेश्चंस में, 95 से ज़्यादा क्वेश्चंस में, 95% से ज़्यादा क्वेश्चंस में सर्कुलर होगा। तो ये एरिया आपको बेसिकली कितना लेना रहेगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल का एरिया होता है। तीसरा फैक्टर जिस पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो मटेरियल है। वो आपको डायरेक्ट टेबल से देख के वैल्यू डालनी है। वो मटेरियल है कि कोई मटेरियल करंट को बहुत इजीली पास होने देता है, कोई थोड़ी सी दिक्कत देता है। मेटल्स में भी कुछ मेटल्स बहुत अच्छे से पास होने देते हैं। आपने सुना होगा ना कि विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बताओ, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सिल्वर, फॉलोड बाय कॉपर। तो दोनों गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, बट सिल्वर ज्यादा अच्छे से कंडक्ट करता है। ज्यादा अच्छे से कंडक्ट करता है मतलब रेजिस्टेंस उसका लो है। पर हमको तो फॉर्मूला बनाना है, तो जो मटेरियल को स्पेसिफाई करते हैं ना कि इस मटेरियल का रेजिस्टेंस इतना, ऐसा नहीं बोलते हैं। इस मटेरियल की
रेजिस्टिविटी इतनी, रेजिस्टिविटी जिसको रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी को भी रो से डिनोट करते थे, पर रेजिस्टिविटी को भी रो से डिनोट करते हैं। और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाता है। देखिए अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलाज को कंबाइन करूं तो मेरा फॉर्मूला बनेगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय ए। ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको अगर मैं इक्वलिटी साइन में कन्वर्ट करूं तो मेरा एक कांस्टेंट आएगा K, और एक्सपेरिमेंटली पता चला है कि वो कांस्टेंट और कुछ नहीं रो रहता है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। सो दिस इज द फॉर्मूला। मैं पूरी डिटेल बता देता हूं, फिर फॉर्मूला लिख लेना। दिस इज रेजिस्टेंस, R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, L stands for length, A stands for cross sectional area, rho stands for resistivity। एक मिनट और दो फिर लिख लेना। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट्स बता रहा हूं। और रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है, यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस ओम में है, रेजिस्टिविटी की यूनिट L मीटर में है, डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ना, ये मैंने तीन जो डंडियां बनी इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट टू। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ना, दोनों तरफ यूनिट सेम रहनी चाहिए। तो अगर अगर मेरे रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर हो जाती है तो सारे मीटर राइट हैंड साइड कट जाएंगे और लेफ्ट और राइट दोनों साइड ओम ओम बचेगा। यूनिट का समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं। रेजिस्टिविटी की यूनिट डायरेक्ट लिख लो ओम मीटर, ओम इंटू मीटर मतलब ओम मीटर होती है। क्लियर हुआ? टेक 2 मिनट्स, इसको लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूं। सर बोलिए। सर रो की कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी होती है? सॉरी? रो की कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी हाँ होती है? होती है, वो ही आगे बताने वाला हूं मैं। रो की न्यूमेरिक वैल्यू होती है। सिल्वर के लिए एक नंबर मिलेगा, कॉपर के लिए, सब चीज़ों के लिए एक नंबर मिलेगा। इसको थोड़ा सा लिख लो फिर बताता हूँ। चलिए आपने लिख लिया होगा। रेजिस्टिविटी रो पे वापस डिस्कस करते हैं। जो रो है वो एक मटेरियल कांस्टेंट है। मतलब आप एक सर्किट बना रहे हैं, आप एक सर्किट बना रहे हैं,
तो जो आप वायर लेते हैं उसके लिए आपने पहले एक मटेरियल फिक्स कर लिया, सपोज कॉपर। तो अब कॉपर की अगर लेंथ चेंज करें या क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करें, कॉपर तो कॉपर ही रहेगा। लंबा कॉपर ले लो या मोटा कॉपर ले लो, कॉपर तो कॉपर ही रहेगा। तो कॉपर के लिए जो रो की वैल्यू है वो फिक्स है, तो इसलिए रेजिस्टिविटी को मटेरियल कांस्टेंट बोलते हैं। और एल और ए आप कितना भी रख सकते हैं, किसी भी मटेरियल के लिए कितना भी रख सकते हैं, इसलिए इसको ज्योमेट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ज्योमेट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। कॉपर के लिए रो की वैल्यू होती है, रो की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। कॉपर के लिए रो की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। 1.6 इंटू 10⁻⁻8। इस वैल्यू का मतलब क्या है, इस वैल्यू का मतलब क्या है? इस वैल्यू का मतलब निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले से खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा खेलते हैं। रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। अगर मैं ए को 1 लूं और एल को 1 लूं, मतलब एक मैं वायर लूं, सब बढ़िया मोटा वायर जो लेंथ में 1 मीटर है, एल को 1 रख दिया, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डायामीटर नहीं, मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1 मीटर है, उसके हिसाब से आर की जो भी वैल्यू आएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर है। तो तो तब कॉपर का रेजिस्टेंस निकल के आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम्स। ये मतलब है कि कॉपर की रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है। ये मतलब है इसका। ठीक है। तो कॉपर की रेजिस्टिविटी इतनी होती है। और आप अपने अगर बुक की टेबल देखें, टेबल 12.2, अगर आप अपने बुक की टेबल देखें, टेबल 12.2, तो आपको अलग अलग मेटल्स की रेजिस्टिविटी मिलेगी। अगर मैं मेटल्स को छोड़ के अलॉयस पे आता हूं, तो अलॉयस की रेजिस्टिविटी आपको 10⁻⁻6 की रेंज में मिलेगी। मतलब ये बढ़ गई है। आप देख सकते हैं अलॉयस जैसे निक्रोम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁻6 ओम मीटर की रेंज में मिल रही है। मतलब इनकी बढ़ गई। 10⁻⁻8 बहुत छोटा होता है और 10⁻⁻6 100 गुना बड़ा होता है उससे। और अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करूं बच्चों, तो इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, 10⁻10 से ज़्यादा मिलेगी ओम मीटर। तो इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत बढ़ गई। इसलिए हम लोगों को जहाँ पे फ्री कंडक्शन कराना होता है, मतलब अच्छा कंडक्शन कराना होता है, देयर वी यूज मेटल्स। और जहाँ पे हीट लिबरेट करानी होती है, देयर वी यूज अलॉयस। अब समरी और उसके बाद एक आध न्यूमेरिकल देखेंगे। कंटिन्यू करूं? क्लास में है सब? यस सर। यस सर। गुड। अब चाहो तो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, ले ही लो, थोड़ा पानी वानी पी लो, और 2 मिनट, बस 2 मिनट बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं। 2 मिनट बाद समरी, फिर न्यूमेरिकल। ले लीजिए 2 मिनट।
चलिए कंटिन्यू करते हैं, शैल वी? यस सर। यस सर। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? हमारा टॉपिक था फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। इसके लिए हम लोगों ने कंडक्टर लिया और हम लोगों ने समझा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस करंट को जो अपोज करे वो होता है, मतलब सीधी सी मतलब है, रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट कम, रेजिस्टेंस कम करंट ज़्यादा। माइक्रोस्कोपिकली भी हमने इन डायग्राम में देखा कि रेजिस्टेंस क्या होता है और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फिर फैक्टर्स हम लोगों ने देखे कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। और कांस्टेंट ऑफ और प्रोपोर्शनलिटी के बाद कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रेजिस्टिविटी आता है, जो कि कांस्टेंट होता है मटेरियल में, जो कि कांस्टेंट होता है मटेरियल में। यहां पे एक बात बताना रह गई थी, अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिखूं, ऐसे भी लिख सकता हूं ना मैं इस फॉर्मूले को, और उसमें से कांस्टेंट हटा दूं, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है? क्रॉस सेक्शनल जो सर्कल है उसके रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, उसके रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। और यहां पे चेंजेस कैसे होते हैं नंबर में, ये हम लोग न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, फॉर्मूला या एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है, जिस पे न्यूमेरिकल्स पे सवाल पूछा जाता है कि अगर मैं रेडियस को डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर मैं रेडियस को हाफ कर दूं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो रेडियस को डबल करने से रेजिस्टेंस हाफ नहीं होता है, रेडियस को डबल करने से रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो जाता है। वो कैसे, वो न्यूमेरिकली देखेंगे। होपफुली आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा हो तो वो हम लोग न्यूमेरिकली देखेंगे। और लास्ट में हम लोगों ने देखा रेजिस्टिविटी, जिसकी यूनिट होती है ओम मीटर, और उसकी वैल्यू हमको डायरेक्ट टेबल से देख के डालनी है। ये ध्यान रखिए कि कॉपर की जो रेजिस्टिविटी मैंने यहाँ दी वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दी। 10th क्लास में जनरली हमसे अलग अलग टेम्परेचर पे नहीं पूछते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट के हिसाब से नहीं पूछते। वैसे रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, पर हमसे एक ही टेम्परेचर पे पूछते हैं, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू कांस्टेंट लेके चलते हैं। चलिए आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेते हैं। मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं क्वेश्चंस ले लूं। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ही करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए फिर सॉल्व करेंगे।
जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन 2 बार। पढ़ा आपने क्वेश्चन? क्वेश्चन है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। तो एक सोर्स बना लेते हैं, ये 220 वोल्ट का सोर्स है और उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक बल्ब बना लिया, एक की लगा दी। तो ये कितना करंट ड्रॉ करेगा फ्रॉम अ इलेक्ट्रिक बल्ब सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है इसका रेजिस्टेंस है 1200 ओम। ध्यान रखिए जो पूरा सर्किट होता है उसमें करंट फ्लो करता है 3 जगह से, सेल, फिर वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स, फिर डिवाइस। वो एक डिवाइस हो सकती है, वो एक रेजिस्टेंस हो सकता है। सेल का रेजिस्टेंस काफ़ी कम रहता है, वायर का रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल रहता है, और डिवाइस का रेजिस्टेंस अच्छा खासा रहता है। तो इस क्वेश्चन में भी हमको एक सिर्फ डिवाइस का ही रेजिस्टेंस दिया है क्योंकि बाकी रेजिस्टेंसेस को उसने इग्नोर कर दिया। तो इसका रेजिस्टेंस दिया है और ये सब चीज़ें दी है। ये ओम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो ओम्स लॉ लिखेंगे हम लोग, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर, आई निकालना है हमको। तो I इज इक्वल्स टू V बाय R, और इसे से सॉल्व करेंगे V अपॉन R। तो इससे करंट हमारा निकल के आ जाएगा 0.18 ओम्स। इससे करंट सर हमारा एम्पियर आएगा ना? हाँ, यूनिट 0.18 एम्पियर्स। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट समझते हैं, बी पार्ट। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ द कॉइल ड्रॉ फ्रॉम द सेम थिंग इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 100 ओम। रेजिस्टेंस क्या कर दिया, कम कर दिया, तो इसी को हीटर मान लीजिए, इसको हम लोग अब 100 ओम ले लेते हैं और सोर्स उतना ही था 220 वोल्ट। तो देखिए बल्ब जो कि ज़्यादा रेजिस्टेंस का था वो इतना करंट ड्रॉ कर रहा था, और अब एक हीटर कॉइल, हीटर कॉइल आपके पानी के हीटर कॉइल भी हो सकती है, आपकी प्रेस की हीटर कॉइल भी हो सकती है, इंडक्शन स्टोव की हीटर कॉइल भी हो सकती है, और आपके रूम हीटर की हीटर कॉइल भी हो सकती है। तो हीटर कॉइल कितना करंट ड्रॉ करेगी, सेम फॉर्मूला, सेम एडजस्टमेंट। This implies I will be equal to V by resistance। इस बार करंट कितना आया, इस बार करंट आया 2.2 एम्पियर्स। तो रेजिस्टेंस कम गया
तो करंट ज़्यादा फ्लो होने लग गया। तो करंट ज़्यादा फ्लो होने लग गया मतलब वो सारी डिवाइसेस जो आपके घर में ज़्यादा करंट खींचती हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा कौन सी डिवाइस करंट खींचती है आपके घर में? बोलो। सबसे ज़्यादा करंट कौन सी डिवाइस खींचती है? हीटर। हीटर। हीटर, गीज़र, और उसके बाद आपकी प्रेस, मतलब आयरन, या फिर टोस्टर। और अगर आपके घर पे ओवन वगैरह है तो ओवन भी बहुत ज़्यादा खींचता है। सबसे कम करंट कौन सी डिवाइसेस खींचती है? आपका मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर। कंप्यूटर तो फिर भी ज़्यादा लेता है, जो सिस्टम होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेता है। रेफ्रिजरेटर भी वेरिएबल रहता है, तो रेफ्रिजरेटर कभी ज़्यादा लेने लगता है कभी कम लेता है, तो वेरिएबल रहता है रेफ्रिजरेटर का, तो ज़्यादा में ही डालते हैं उसको। बल्ब्स, जो आजकल एलईडी बल्ब चल रहे हैं वो बहुत कम करंट लेते हैं, बहुत कम करंट लेते हैं। ठीक है। वैसे सारी डिवाइसेस करंट से मार्क नहीं होती है, सारी डिवाइसेस वॉटेज से मार्क होती है, मतलब पावर से मार्क होती है, जो चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे हम। तो डिवाइसेस कैसी क्या है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है।